नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। पहले विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा असर और बदलाव का दौर पूरी दुनिया में आने वाला था। दूसरे विश्व युद्ध की किसी ने कल्पना नहीं की थी तब तक, जब तक हिटलर ने जर्मनी के नए उदय की कहानी को लिखना शुरू नहीं किया था। लेकिन जर्मनी की हम आज बात नहीं करने वाले। हम इस बदलाव के दौर में उस हिस्से की बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे बदलाव को महसूस कर रहा था और उस बदलाव में खुद को ढालते जा रहा था। हम बात कर रहे हैं तुर्की, ग्रीस और साइप्रस वाले इलाके की। भूमध्य सागर में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। ऑटोमन एम्पायर पहले विश्व युद्ध के बाद खत्म हो चुका था और इसके साथ ही एक नए पड़ाव की तरफ तुर्की को बढ़ना था। तुर्की 600-650 साल के अपने इतिहास को, ऑटोमन एम्पायर से जोड़ने वाले इतिहास को छोड़ते हुए अब खुद की पहचान बनाने निकला था। इस पहचान को तुर्की ने किसी तरह बना लिया, लेकिन ये ताकत की भूख थी जो आज तक मिट नहीं रही है। और आज इसी तड़प को और बढ़ाने के लिए भारत ने ऐसा खेल रच दिया है जिसमें तुर्की खुद फंस गया है। भारत हमेशा से तुर्की के साथ अच्छे संबंध चाहता था, ये पूरी दुनिया जानती है। भारत के प्रयास पिछले साल तक नजर आ रहे थे जब तुर्की में भूकंप आया था। तुर्की में भूकंप आया तो भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर तुर्की की मदद करने के लिए सबसे आगे पहुंचा था। जवाब में तुर्की ने क्या दिया? जब भारत पर आफत आई तो बिना समय गंवाए पाकिस्तान के साथ समर्थन में भारत के खिलाफ हो गया। ब्रदरहुड की बात करने वाला तुर्की इस समय पाकिस्तान के साथ हाथ पकड़कर खड़ा है। जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस दौरा तय था, ठीक उस वक्त वो फिर एक बार पाकिस्तान को भाई बताकर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ट्वीट कर रहे थे। ये भारत भूलने वाला नहीं है और ना ही भारत ये भूलने देगा जो इस समय तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए ये तस्वीर। तुर्की के राष्ट्रपति को आज ये तस्वीर बहुत चुभ रही है, क्योंकि तुर्की के बहुत पास जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने वो संदेश तुर्की को दिया है जो तुर्की सोच तक नहीं सकता था। अर्दोगान के सारे प्लान पर पानी फिरता हो। वो तुर्की जो खुद को यूरोप तक जाने वाला गेटवे घोषित करता था, आज भारत के लिए वो गेटवे नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री खुले तौर पर पूरी दुनिया के सामने आकर ये कह रहे हैं कि भारत और साइप्रस एक साथ हैं और तुर्की नहीं बल्कि भारत के लिए साइप्रस है यूरोप तक जाने वाला वो गेटवे जो भारत के साथ ताकत को जबरदस्त करेगा। भारत ने पिछले साल ग्रीस के साथ अभूतपूर्व तरीके से अपने संबंधों को मजबूत किया था और अब बारी साइप्रस की है। पिछले साल ग्रीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान दिया गया था और आज एक ऐसी ही तस्वीर साइप्रस से दिखाई पड़ रही है। साइप्रस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिला। लेकिन कहानी बस इतनी नहीं है कि कैसे तुर्की के लिए बहुत बड़ी चोट है, ये हम आपको बताएंगे। आसान भाषा में आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि तुर्की के लिए साइप्रस वही है जो भारत के लिए कश्मीर है। भारत के कश्मीर पर 1947 के बाद पाकिस्तान ने कुछ हिस्से पर अनाधिकृत तरीके से कब्जा किया था। भारत आज तक पीओके के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान को घेर रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ, लेकिन प्रोपेगेंडा करने वाले इस बात को बार बार छुटलाते हैं और इसे भारत पाकिस्तान का बीच का विवाद बताकर संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की बात करते हैं। इसमें तुर्की भी एक नाम है। तुर्की बार बार कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा बनाकर उठाता है, पाकिस्तान के पक्ष से बोलता है, भारत को घेरने की कोशिश करता है। भारत चुप रहा। लेकिन एक बार एक मौका ऐसा आया जब भारत ने साइप्रस को लेकर संयुक्त राष्ट्र में बोलना शुरू किया और तब उस दिन के बाद से लेकर आज तक ये मुद्दा दोबारा नहीं उठाया गया। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच जैसे ही तनाव फिर बढ़ा, तुर्की फिर ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान का हाथ पकड़कर पहुंच गया। अब यही कहानी साइप्रस को लेकर के है। साइप्रस बिल्कुल वैसा है जैसे एक कश्मीर को मान लीजिए। 1974 का वक्त था। ग्रीस और तुर्की के बीच ताकत को लेकर लड़ाई पहले से चल रही थी। साइप्रस में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। उस बदलाव को समझने से पहले आपको साइप्रस की भौगोलिक स्थिति समझनी होगी।
दरअसल 1960 में साइप्रस को ब्रिटेन से आजादी मिली थी और ये स्वतंत्र गणराज्य बना, जिसमें ग्रीक साइप्राइट लगभग 77% थे और तुर्की साइप्राइट लगभग 18%। 1960 के दशक में ग्रीक और तुर्की साइप्राइट समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। ग्रीक साइप्राइट यानी एनोसिस ग्रीस के साथ एकीकरण चाहते थे, जबकि तुर्की साइप्राइट्स टक्सिम यानी द्वीप के विभाजन की मांग कर रहे थे। 1974 में ग्रीस समर्थित सैन्य तख्तापलट ने साइप्रस की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, जिसके जवाब में तुर्की ने साइप्रस पर सैन्य आक्रमण कर दिया। तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया, जिसे वो शांति अभियान कहता है। इसने द्वीप को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसका विभाजन उत्तर और दक्षिण के लिहाज से हुआ। दक्षिण में पड़ा गणतंत्र साइप्रस, जो ग्रीक साइप्राइट्स द्वारा नियंत्रित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता प्राप्त है। वहीं उत्तर में पड़ता है तुर्की गणराज्य यानी उत्तरी साइप्रस, जो केवल तुर्की द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस दौरान हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए और ये वही तुर्की की दुखती नस है जिस पर बार बार भारत हाथ रखता है। और सिर्फ भारत नहीं, इजराइल भी। यही तुर्की दुनिया भर में जाकर तनाव वाली स्थिति में प्रोपोगेंडा करके देशों को भड़काने की कोशिश करता है। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर तुर्की ये करता है और इजराइल फिलिस्तीन को लेकर के भी यही काम तुर्की करता है। ऐसा ही एक जवाब इजराइल ने भी बहुत जल्द तुर्की को दिया। तुर्की बार बार इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा उठाकर इस बात को दोहराता आया है कि कैसे इजराइल ने फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। ये तब हुआ जब इजराइल पर चारों तरफ से हमला हुआ था। इजराइल में 6 डे वॉर के बाद सब कुछ बदल गया था। कई हिस्सों पर इजराइल का कब्जा था। इजराइल की ताकत पूरी दुनिया देख रही थी। नतीजन इजराइल को वो मौका मिला जो साइप्रस की मदद से बार बार तुर्की को चुप बैठाने के लिए काफी होता है। जब जब तुर्की की तरफ से इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा उठता है, तब तब इजराइल भी साइप्रस का मुद्दा उठाता है, लेकिन बहुत ही सेलेक्टिवली। साइप्रस के मुद्दे पर तुर्की चुप्पी साध लेता है। लेकिन भारत ने यह तय किया कि इसे सिर्फ बयान तक सीमित नहीं करना है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। नतीजन भारत ने जरूरत से ज्यादा एक्शन लेना शुरू किया। तुर्की को पूरी तरीके से कुचलने के लिए भारत का यह सबसे बड़ा और मजबूत प्लान माना जा रहा है। इसके जरिए से बहुत फायदे भारत को होने वाले हैं। अब उन फायदों की बात करेंगे। साइप्रस के साथ भारत के करीबी संबंध विकसित करने से भारत को कई रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ भी हो सकते हैं। साइप्रस एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक स्थिति में है और यूरोपीय संघ का सदस्य है, जो इसे भारत के लिए एक आकर्षक साझेदार बनाता है। इससे भारत को आर्थिक लाभ हो सकता है, जैसे निवेश और व्यापार के लिहाज से। साइप्रस यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के बीच एक व्यापारिक केंद्र है। भारत की कंपनियां साइप्रस को यूरोपीय संघ के बाजारों में प्रवेश के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग कर सकती है। साइप्रस का अनुकूल कर ढांचा और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस समझौता भारत के साथ जो 2016 में हुआ, वो भारतीय व्यवसायों के लिए निवेश का आकर्षक बन गया था। इसके बाद से ये संबंध और मजबूत हुए। इसके साथ ही एक और क्षेत्र को लेकर भारत और ग्रीस के बीच स्थिति बेहतर हो सकती है। साइप्रस के तट पर प्राकृतिक गैस का भंडार है। भारत जो ऊर्जा आयात पर निर्भर है, साइप्रस के साथ सहयोग करके गैस अन्वेषण और आपूर्ति में भागीदारी कर सकता है। भारतीय कंपनियां जैसे ONGC विदेश लिमिटेड इस क्षेत्र में निवेश भी कर सकती हैं। इसके साथ ही पर्यटन और सेवा उद्योग में भी भारत को काफी फायदा होगा, खासकर तब जब पूरे देश में इस बात को लेकर जबरदस्त कैंपेनिंग हो रही थी कि अब तुर्की पर बैन लगा देना चाहिए, तुर्की के साथ व्यापार पर बैन होना चाहिए। भारत की वजह से वहां होने वाले टूरिज्म फायदे पर भी बैन होना चाहिए। और ये तब ज्यादा संभव हो सकता है जब लोग टूरिज्म के लिए तुर्की को ना चुनकर ग्रीस और साइप्रस का चुनाव करें। इसका फायदा बड़े स्तर पर साइप्रस को होगा और भारत और साइप्रस के संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 2 दिवसीय दौरे ने पूरी तरीके से दुनिया का ध्यान इस समय भूमध्य सागर में स्थित इस इलाके पर आकर टिका दिया है, जो इस समय पूरी तरीके से चर्चा का केंद्र बना है और तुर्की के लिए परेशानी का सबब। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।